तो हम लोग जो है आज 2 शब्दालंकार ही पढ़ेंगे। गलती से अर्थालंकार लिखा गया था। जब हमने कहा है जब अर्थालंकार शुरू करेंगे तब बात करेंगे। अभी हम लोग शब्दालंकार देखने जा रहे हैं। 2 शब्दालंकार, एक यमक और एक श्लेष। ठीक है। और हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बेहतर है कि हम लोग इसको अच्छे से कर लें। देखिए, पहले हम यमक ही देख लेते हैं। यमक थोड़ा सा आसान इसलिए है, डिफिनीशन के बाद आपको पता लग जाएगा। जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार? यमक। यमक अलंकार। यमक। ये बात दिमाग में रखेंगे। सबसे मजेदार एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती तो वो 3 बेर खाती है, बीजन न डुलाती तो वो बीजन न डुलाती। तो ये भूषण की पंक्ति है। ओके, तो उसी में एक है, 3 बेर खाती खाती ते वे 3 बेर खाती है। ओके, 3 बेर खाती तो वो 3 बेर खाती है। अब देखिए, एक देखिए बेर है और एक देखिए बेर, 2 बेर प्रयोग हुआ है। 3 बेर खाती तो वो 3 बेर खाती है। यहाँ जो बेर है ना, एक यहाँ टाइम्स को लेकर के 3 टाइम्स खाती है ना, और यहाँ जो एक बेर है, ये है बेर फल जो होता है छोटा सा, आप जानते हैं, है ना, सरस्वती पूजा में चढ़ाया भी जाता है, आप लोग जानते हैं। बेर तो आप लोग जानते ही हैं, बेर ऐसा कोई विदेशी चीज तो नहीं है, आपके घरों में रहता ही है। ओके, तो यही आपका बेर। तो 3 टाइम्स खाती तो है ना, 3 बेर खाती है। मतलब ऐसा हुआ कि इसका प्रसंग ये है ना कि जब शिवाजी औरंगजेब पर आक्रमण करते हैं, तो वहां की जो स्त्रियां हैं वो जंगल की तरफ भाग जाती हैं। ओके, तो अब स्थिति क्या है भाई, है ना, 3 बार खाने वाली स्त्रियां अब जंगल चली गई है ना, तो उसे क्या मिलेगा? बेर का फल मिल रहा है, तो वही तोड़ तोड़ के वो भी 3 ही बेर खा पा रही है। तो ये बात बहुत शानदार पंक्ति है। आप लोग चाहें तो पूरा पद भी पढ़ सकते हैं। पूरे के पूरे पद में ही कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है इस पूरे के पूरे पद में। ओके, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, बीजन न डुलाती है वो बीजन न डुलाती है। तो जैसे सर ये सब पंक्ति देखने के बाद पता चल रहा है ना कि लोक भाषा या मान लीजिए जो आम बोलचाल का भाषा है वो हम्म कितना महत्व दे रहा है व्याकरण में। अगर एक्चुअली किसी को ना पता हो कि बेर मतलब, हम लोग ऐसे जून भी बोलते हैं, 3 जून 3 बेर, तो ना समझ में आए तो आदमी फेरा में ही पड़ जाए कि बेर क्या होता है। जैसे यहाँ एक और पंक्ति है, लिख रहा हूँ लाइन, ये क्या होगा ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, सबसे लास्ट पेज पे लिख दिया क्या? बताइए। ये सबसे लास्ट पेज पे लिख दिया, कोई बात नहीं, ऊपर से एग्जाम्पल देते हैं। ये रहता है कि इसको पूरा कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सिस्टम नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, एक और पंक्ति लिख रहे हैं हम लोग, उसी पंक्ति है, बीजन डुलाती तय वो या वे
विजन डुलाती है ना, डुलाती मैंने लिख दिया, विजन डुलाती तो ते में विजन डुलाती है। अब यहाँ क्या है भाई, तो यहाँ जो विजन है, ये जो आप विजन देख पा रही हैं, तो पंखा जो बुलाया जाता है राजा महाराजाओं को, उसको हम लोग विजन कहते हैं, हाथ का पंखा है ना। और यहाँ विजन जंगल से, विजन डुलाती तय वो विजन डुलाती। तो उसी जिसकी बात अभी कर रहे थे ना, हाँ, इसी का ही कंटिन्यूशन है, 3 बेर खाती तो वो 3 बेर खाती। ओके, उसी में आप देखेंगे विजन डुलाती तय वो विजन डुलाती। ओके, तो देख पा रहे हैं 2 बार प्रयोग हुआ ना, और अलग अलग अर्थों में हो गया। विजन का 2 अर्थ ले लिए ना, विजन का 2 अर्थ ले लिए। हाथ का पंखा, जब ये स्थिति हो जाए, सर आप बोलिए। सर ये विजन का मतलब क्या हुआ? मैं तो लिखा हूँ यहाँ ना, हाथ का पंखा जो हम लोग गर्मी महीना में यूज करते हैं, और यहाँ जो है जंगल के लिए प्रयोग हो रहा है। 2 बार विजन आया है, 2 बार प्रयोग हुआ है, 2 बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। ओके, तो यमक अलंकार हो गया विजन की वजह से। ठीक, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। आप लोग पढ़ते होंगे यमक अलंकार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कनक कनक तय 100 गुना मादकता अधिक है। 100 गुना, हाँ, मादकता अधिक है, या खाए बोरायरन या पाए बोरायरन, ऐसा कुछ आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ आप देखते हैं जो कनक है ना, ये जो कनक है और ये कनक है, यहाँ खाई बोरायरन है ना, तो ये तो धतूरा है, लेकिन या पाए बोराय इसमें सोना है। ठीक है, तो पहले वाले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे वाले कनक का अर्थ सोना है, तो 2 बार प्रयोग हुआ है, तो ये भी आप देखेंगे, इस वजह से क्या हो जाएगा, यमक। क्लियर हुआ यमक? उम्मीद है कि आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, बिहारी का। डब्ल्यू वाले स्टूडेंट पढ़े भी होंगे। ओके, पढ़े भी होंगे नहीं, पढ़े हैं क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ। ओके, तो पर वारो वारो उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी हवई उर्वशी सम। ठीक, तो ये पंक्ति आपको आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप कैसे डील करेंगे? ठीक है, देखिए, तो पर वारो उर्वशी, ये उर्वशी एक तरह की, एक तरह की नहीं, एक क्या है, अप्सरा है उर्वशी। दूसरी बात यहाँ है उर्वशी, हृदय में बसना, और फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं उर्वशी, है ना, 3 बार प्रयोग, 3 अर्थ। कौन सा अलंकार? यमक। हाँ, तो परिवारों उर्वशी सुन राधिका सुजान, राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी सम। ओके,
ये आप याद रख लेंगे तो अच्छा रहे। यमक का इससे अधिक एग्जाम्पल क्या ही दिया जाए। ओके। सर इसमें एक उर्वशी का मतलब अप्सरा हुआ, एक का हृदय में बसा, एक हार। हाँ, 3 अर्थ हो गया ना कि तो पर 12 उर्वशी, सुनी राधिका सुजान, राधिके सुजान सुनो, तुम पर मैं उर्वशी जैसी कई नारियों को बार सकता हूँ, तुम्हारे लिए उर्वशी, कई उर्वशियों को निछावर कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर, है ना, मतलब छोड़ सकता हूँ। यही कहने का मतलब हुआ कि राधिका जो कृष्ण है राधा से कह रहे हैं कि भाई तुम पर जो है कई सारे उर्वशी निछावर कर सकते हैं, अर्थात कई सारी उर्वशियों को हम छोड़ सकते हैं, या उर्वशी जैसी नारी को, जो काफी सुंदर है, उसको छोड़ सकते हैं। तू मोहन के उर्वशी, तू जो है कृष्ण के उर बस गई हो, उर मतलब हृदय, बसनी मतलब बसना, तुम हृदय में बस गई हो। हवे उर्वशी समान, किसके समान बस गई हो, तो उर्वशी के समान ही बस गई हो, मतलब हार के समान बस गई हो, गले का जो हार होता है ना, गले का जो हार होता है उसके समान बस गई। ठीक है, क्लियर, मामला समझ आ गया आपको। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। मूरति, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। विदेह विदेह विसेखी, यहाँ देखिए जो विदेह है और एक विदेह, हम्म, भयउ विदेह विदेह विसेखी। ओके, तो विदेह कैसा होगा, विदेह यहाँ जो है आप तो जान रहे हैं, जनक राज, जनक के राज, ठीक है, जनक राज। ओके, और विदेह मतलब देवहीन। ओके, तो देवहीन हो गए। ठीक, तो यहाँ भी दो अर्थ में प्रयोग हो गया। ओके, तो शब्द के प्रयोग की वजह से आप अर्थ जान रहे हैं, इसलिए शब्द अलंकार ही होगा, ऐसा नहीं कि आप अर्थ अलंकार की तरफ चले जाएंगे, है ना। इसका जो है यदि इसके जगह अर्थ कुछ कुछ और भी शब्द रख देते, है ना, तो भले ये अलंकार नहीं रह जाता लेकिन अर्थ तो वही रह जाता ना। इसके जगह भय जनक, है ना, विदेह विशेखी, ये भी तो कह सकते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो अलंकार नहीं रह गया, है ना। तो दूसरे अर्थ, दूसरा अर्थ यहाँ डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, दूसरा अर्थ वाला शब्द कोई डाल दे, मतलब शब्द वही रखें, अर्थ मतलब अर्थ वही रखा जाए, शब्द कोई और रखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, उम्मीद है कि भाई आप चीज़ों को समझ गए होंगे, यमक अलंकार आए तो आप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो श्लेष की तरफ चले हम। हाँ जी। ठीक, अब हम श्लेष की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है श्लेष अलंकार भी। ठीक है, और मैं 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, यमक का हम देख लेते हैं इधर, सरस्वती पांडे में क्या दे रखा है। एक तो कनक कनक का दे रखा है, ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है
वही सब एग्जाम्पल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। उम्मीद है कि आप एग्जाम में देखेंगे शब्दों का प्रयोग हुआ है और आप कर जाएंगे। ठीक है। हम्म। यमक का आपके वासुदेव नंदन में क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल, आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं मैं ही देख लेता हूँ। कहाँ गया? सर इसमें तो यमक मिल ही नहीं रहा है। यमक दिख ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जाने दिया जाए। यमक हमें भी नहीं दिखता है, पर उम्मीद है कि आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। अब हम श्लेष अलंकार की तरफ चलेंगे ना। ओके, ऐसा लग रहा है कि तोता कोई पढ़ा रहा है ना, कलर देख करके ऐसा नहीं लग रहा। ओके, तो ये कलर हटा लेते हैं। ठीक सर यमक अलंकार में शब्द बार बार आवृत्ति होगी और अर्थ भिन्न होगा ना सर? हाँ हाँ बस। जी सर। ओके, तो श्लेष अलंकार भी शब्द अलंकार है। ओके, श्लेष अलंकार शब्द अलंकार है, इसे दिमाग में आप रखेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है इसको समझते हैं, होता क्या है। ठीक है, इस पे भी कुछ पैसा ऐसा मामला है और हम लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं श्लेष और यमक में। हमें भी कंफ्यूजन रहता था, ऐसा नहीं कि हमें कंफ्यूजन नहीं रहता था, है ना। जब अच्छे से हम भी नहीं पढ़े थे तो हमें भी दिक्कत होती थी, जब अच्छे से पढ़ लिए तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग है ना, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले, मतलब वही बात है ना कि एक ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं जिसका एक से अधिक अर्थ निकल रहा है ना, उस केस में हम क्या कहेंगे, यहाँ श्लेष अलंकार। ओके, और जहाँ आपको एक बहुत शानदार एग्जाम्पल याद होगा, है ना, वो एग्जाम्पल आप सभी को याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए और समझ भी लीजिए। सर तो यमक में श्लेषा में इसके डेफिनेशन में क्या अंतर है? इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ कि एक शब्द यदि प्रयोग हुआ ना, ओके, जैसे एक्स एक शब्द प्रयोग हुआ, ठीक है, एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ जो है एक से अधिक होगा। एक ही बार प्रयोग होगा, मान लीजिए वाई प्रयोग हुआ, एक बार प्रयोग हुआ लेकिन अर्थ एक से अधिक दे रहा है। ठीक है, अर्थ एक, ठीक है अर्थ दो। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। सर यमक में जैसे शब्द एक ही साथ आता है ना, जैसे कनक कनक, तो मतलब जो पैर में होता है श्लेष में ना, पैर में नहीं होगा, अलग अलग जगह रहेगा। ऐसा हम नहीं कह सकते, ये देखिए, यमक में तुम पर वारो उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, है ना, तो कहाँ पैर में था, अलग अलग था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे पद में मतलब एक ही शब्द बार बार आवे और अलग अलग अर्थ में आवे, तब तो क्या हो जाएगा। लेकिन अर्थ अलग है हाँ यमक का। हाँ, यहाँ ठीक है सर। तो एक ही बार आएगा लेकिन दो अलग अर्थ लेकर के आएगा, एक ही बार आएगा लेकिन दो अलग अर्थ लेकर के आएगा, अभी समझा रहे है ना। जिस प्रसंग प्रसंग के अनुसार ना सर? हाँ
प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का अर्थ 2 बार हो जाएगा, अर्थ अलग हो जो जाएगा। हाँ। कहने का मतलब। ठीक है। जैसे पानी गए न उब रहे, मोती मानुष और चुन। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ आप पानी देख पा रहे हैं, ठीक, पानी गए न उबरे, मोती मानिस चुन। अब देखिए मोती के अर्थ में यदि हम लेंगे ना, ठीक, मोती के लिए लेंगे तो मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? चमक। मोती के लिए, मोती के पास चमक होता है, तो पानी का अर्थ हो गया चमक। ठीक, फिर उसके बाद हम मानुष के लिए लेंगे, मानुष के लिए लेंगे तो इसका अर्थ हो गया इज्जत। फिर उसके बाद हम चून के लिए लेंगे, सर रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यही ना है ये? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पानी का अर्थ जल या पानी। ओके, ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही आपका शब्द था, एक ही आपका शब्द है पानी, उसके 3 अर्थ आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, एक ही बार पानी प्रयोग हुआ, लेकिन 3 अर्थों में प्रयोग हुआ, चमक, इज्जत और जल के रूप में। ओके, तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि श्लेष क्या होता है और यमक। आपने अब यमक रहता तो फिर पानी एक बार और कहीं आया होता, है ना? तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अभी एग्जाम्पल और मिलेगा आपको। जैसे हम देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देही। बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देही। हर्षी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हट जाएगा। अब भाई यहाँ क्या अर्थ है? बलिहारी नृप कूप की गुण, गुण बिन छूट गया, बिन, अच्छा मिटाएं के लिख लेते हैं, मिट भी तो नहीं रहा। ठीक है, यहाँ बिन लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए ये जो गुण है ना, ये गुण, यहाँ बिन लिखा हुआ है, ये गुण है। अब इसको हम 2 अर्थों में देखना शुरू करते हैं। एक गुण हम जो है नृप के साथ एसोसिएट करेंगे, नृप के साथ एसोसिएट करेंगे, इस गुण का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणी हम जो कहते हैं, है ना, राजा। हाँ, नृप का अर्थ तो राजा है ही। तो राजा आपको कुछ जो है देगा, उसके लिए आपके पास सद्गुण होना चाहिए, है ना, कि भाई लगे भाई। तो ऐसा नहीं कि राजा किसी को भी दे देगा। ओके, तो ये याद रखेंगे। यहाँ गुण का क्या अर्थ हो गया? सद्गुण। लेकिन कूप के अर्थ में लेंगे, यहाँ यदि हम कूप के अर्थ में लेंगे, ओके, गुण का ही अर्थ कूप के अर्थ में लेंगे, कूप को संदर्भ में रखेंगे, तो यहाँ आपको गुण का अर्थ देखने को मिलेगा रस्सी। ओके, गुना बांधते हैं, ओके, जुना, गुना, ये सब आप लोग गांव देहात के हैं तो जानते होंगे।
ठीक, तो गुण का अर्थ यहाँ रस्सी है कि बलिहारी नडिप कूप की, है ना, तो किसकी बलिहारी, तो राजा की बलिहारी, है ना, तो बिना गुण का एक बूंद तक नहीं देता है ना, मतलब सदगुण का एक बूंद भी नहीं देता है ना। बलिहारी कूप की, है ना, कुएं की भी बलिहारी, क्योंकि वो बिना रस्सी का एक बूंद भी नहीं दे सकता है ना। तो उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे हैं कि ये एक बार प्रयोग हुआ गुण, है ना, और दो अर्थ में प्रयोग हो गया। ठीक है, दो अर्थ दे दिए, हाँ कि ना। हाँ ठीक सर, है, इसमें एक होगा कि शब्द एक हो लेकिन अर्थ अनेक हो। हाँ हाँ, बस 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 बस, ठीक। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान है। सुवर्ण, सबसे ज्यादा परेशानी है सर कि कैसे समझेंगे पंक्ति में कि कौन एक शब्द है जो दो दो गुण दिखा रहा है। इसी हाँ, देखिए, ये दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, और समझ में काफी लेट हो जाता है हम लोग को। ऐसा है कि एग्जाम में फेमस फेमस ही पूछा जाता है, इसीलिए आपको हम अधिकतर जो फेमस पंक्तियां हैं वो मिल लिखा देता हूँ। सर, हम्म, इसमें कोई कबीर और रहीम का दोहा भी उठा के दे सकता है एग्जाम्पल? आराम से दे सकते हैं, अभी आप रहीम का ही देख रहे हैं। ये तो सर बहुत मुश्किल होगा पता करना। नहीं, मुश्किल क्यों होगा, अभी बताया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है उतना यदि आप याद करके चले जाते हैं तो भी आपका हो जाएगा। यहाँ सुबरन लिखा हुआ है, इस सुबरन का तीन अर्थ है। ठीक, पहला अर्थ कवि के अर्थ में लेंगे। ओके, तो इस सुबरन का तीन अर्थ, कवि को क्या चाहिए, सुबरन, है ना, मतलब सुंदर अक्षर। ओके, और फिर कामी को क्या चाहिए, जो काम भावना रखता है अपने अंदर, उसको क्या चाहिए, सुबरन, उसको भी सुबरन चाहिए, है ना। तो सुंदर वर्ण मतलब सुंदर शरीर, और चोर को भी चाहिए क्या, सुबरन, है ना। चोर को भी चाहिए, क्या चाहिए, सुबरन, मतलब स्वर्ण, सोना। ओके, तो सुबरन को ढूंढे फिरे कवि, तो सुंदर अक्षर को ढूंढा फिर तो ढूंढते रहता है कवि, कामी सुंदर शरीर को ढूंढते रहता है, और चोर जो है वो सुंदर, मतलब सुंदर सोना नहीं कह सकते, सुबरन को ढूंढते रहता है, अर्थात सोना को ढूंढते रहता है। ओके, तो उम्मीद है कि भाई आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई 3 या 4 शब्द है, एक शब्द से उनको जोड़ना है, तो हम्म, कॉमा के साथ है या साथ में योजक के साथ आएगा, वो तीनों शब्द, चारों शब्द जो भी हैं, और एक शब्द अलग से होगा जो उसके कंपैरिजन में लगाना पड़ेगा। अक्सर वही हो रहा है, जो भी आप क्योंकि ऊपर से नहीं है, जैसे मोती, मानुष, चून, 3 हम्म, शब्द ये हो गए, पानी अलग हम्म, से आ गया। फिर इसमें बलिहारी, नृप, कूप किए हम्म, योजक के साथ, फिर गुण हम्म, अलग से आया। हम्म, उसी तरह सुबरन अलग हुआ, कवि, कामी, चोर, 3 साथ में आए। आप कर लेंगे एग्जाम में आप लोग, है ना, एग्जाम्पल लिखा दिया गया है, तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि और कोई एग्जाम्पल ऐसा तो दिया है जो काफी फेमस है। ओके, हम्म, और एग्जाम्पल है, ठीक है, वो देख लीजिए, बहुत फेमस एग्जाम्पल सभी लिखा दे रहे हैं, तो एग्जाम में आवे तो आप कर लीजिए।
चीर जीवो, जोरी जुरे। म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है। चून स्नेह गंभीर, वो घटिए वृष भानुजा। वे हलधर के वीर, है ना। जो कृष्ण और राधा की जोड़ी है ना, उन दोनों के बीच क्यों ना जो है प्रेम इतना हो। को घटी ये वृष भानुजा, है ना, वे हलधर के वीर, है ना। यहाँ वृष भानुजा का वृषभ भानुजा, यहाँ दो अर्थ है। एक, को घटी वृष भानुजा राधा के अर्थ में, ओके। दूसरा, गाय के अर्थ में, वृषभ की बहन, है ना, गाय के अर्थ में। ओके, और ये गया हो गया है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये हलधर के वीर, जो हलधर है ना, तो एक तो आप कृष्ण के हलधर के वीर मतलब जो बलराम है उसके भाई मतलब कृष्ण, दूसरे किसानों के वीर, है ना, हलधर के वीर। अगर तो इसमें आप बैल के अर्थ में ले सकते हैं। ठीक? तो वृष भानुजा का भी दो अर्थ दे रहा है, राधा और गाय, और हलधर के वीर का भी दो अर्थ आप निकाल पा रहे हैं, कृष्ण और बैल। ओके, तो वही आप देख पा रहे हैं। तो राधा और कृष्ण के बीच क्यों न प्रेम हो, और गाय और बैल के बीच क्यों न प्रेम हो। ठीक है, तो ऐसी जोड़ी को जुग जुग जीते रहना चाहिए। ओके, सर पर्यायवाची में भी तो इसी तरह करना होता है सर। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, मेरे पास जो भी फेमस फेमस एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सभी एग्जाम्पल, और 5 किताब हमारे सामने है। ठीक है, एक किताब नहीं है, 5 किताब। तो पांचों किताब में से जो भी हमारे सामने है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, उम्मीद है कि भाई आप याद रखे रहेंगे, और कुछ नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास जो जाता है वीडियो ऐप पर, उसको आप देख रखेंगे तो हो जाएगा आपका। चलिए, अब हम जो है कुछ की तरफ चलते हैं। कुछ और भी है, जैसे श्लेष में ही आप देखना शुरू करते हैं तो अभंग श्लेष भी है, सभंग श्लेष है ना, ये सब है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना अंदर में जाएगा श्लेष का, है ना। हाँ, ये पूछ ले कि श्लेष के कितने भेद हैं, तो आप कह सकते हैं 2 भेद हैं, अभंग और शभंग। ठीक है, चलिए एक और हम अलंकार पढ़ लेते हैं। आप लोग को बोरियत तो फील नहीं हो रही है ना? नहीं सर, ओके, आ रहा है इतना बढ़िया। ठीक है ठीक है, तो हम 1 मिनट में पानी पी करके जुड़ते हैं। एक और अलंकार है वक्रोक्ति। ठीक है, म्यूट करिए म्यूट करिए। तो वक्रोक्ति है जो कि
मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर भी आप इसको दिमाग में रखेंगे कि एक जो है शब्द अलंकार होता है वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति भी एक शब्द अलंकार ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कि ये भी श्लेष टाइप में कुछ कुछ दिखेगा, है ना। जैसे मैं लिख देता हूं, जहां पर श्लेषार्थी शब्द से अथवा काकू, काकू मतलब उच्चारण कैसे किया जा रहा है, उच्चारण या कंठ के कारण प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ कल्पित किया जाए, के कारण प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर कल्पित, ये क्या हो गया, एक मिनट, कल्पित, एक मिनट हो गया, हम कर गया है शायद। कल्पित, एक स्थान पर कल्पित अर्थ लिया जाए, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, थोड़ा सा कह रहा हूं कि नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है कि आपसे वक्रोक्ति पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि जो है वक्रोक्ति कविता आप ना 37 मिनट आप से पहले देख लीजिएगा, है ना, शुरुआत से 37 मिनट जी सर। जी सर। तो वक्रोक्ति में क्या होता है ना कि आप कैसे बोल रहे हैं उस पर निर्भर करता है, और बहुत शानदार है। एक हम लोग जब अपने में डिस्कस कर रहे थे, है ना, उसमें एक बहुत शानदार निकल के आया था, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैंने नोट कर लिया था। और एक ही एग्जाम्पल देंगे क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा गौरव, बस हम इसीलिए बता दे रहे हैं कि एग्जाम में बस ये आ जाए कि निम्न में से कौन शब्दालंकार है। तो वक्रोक्ति भी शब्दालंकार है, बस ये ध्यान आप मेरे है, इसीलिए ये बताया जा रहा, और कोई कारण नहीं। गौरव शालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम्हारी एक इष्ट हो हमारी, सदा तुम्हारी नहीं, तुम ही एक इष्ट हो। ओके, अब दूसरा है हूं ना, हूं ना, ऐसे लीजिए, हूं ना गौ नहीं, हाँ अवशा, अल्ली हूं नहीं, अलिनी हूं नहीं, बस काहे कहो, कहो। अब भाई अब कहेंगे यहाँ कैसे क्या है, खैर, तो अब इसका अर्थ यदि मैं समझाऊंगा तो आप कर लेंगे। शब्दों का ही खेल है, ओके, इसीलिए शब्द अलंकार है। गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम ही एक इष्ट हो। शंकर पार्वती से कह रहे हैं, शंकर किससे कह रहे हैं, पार्वती से, कि हे गौरवशालिनी, केवल तुम ही हो जो हमेशा मेरी इष्ट हो। ओके, पार्वती सोचती है भाई इतना जल्दी कैसे मान जाए। ओके, तो देखिए यहाँ वो कहती है कि भाई हूं ना गौ, मैं तो गाय भी नहीं, ना घोड़ी हूँ, ना अवश्य, ठीक है, ना अलिनी हूँ, ना भोरी हूँ, यानी कि इधर उधर भटकते रहो। ओके, मैं
क्या हो गया? म्यूट कर लीजिए या जो बात बोलनी है बोल लीजिए। मतलब क्या होता है सर? क्या? अवसा मतलब हो ना हो ना ही हो अवसा। जैसे अलनी यहाँ ले रहे हैं ना हम लोग, जैसे अलनी का क्या काम रहता है? अलनी का काम रहता है इधर उधर भटकने वाला, ठीक है। और अवसा एक तो घोरी के अर्थ में ले रहे हैं, दूसरा अर्थ आप इस अर्थ में भी ले सकते हैं, है ना, जो काम भावना को लेकर इधर उधर भटकते रहे, ओके, उसको भी हम अवसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हूँ न गो, मैं गाय भी नहीं हूँ, ना अवसा हूँ, है ना, ना अपने काम भावना को लेकर के इधर उधर भटकती रहती हूँ, है ना, और न ही अलनी हूँ, भौरी भी नहीं हूँ, है ना। वो भी भौरी का भी वैसा ही अर्थ आप समझते हैं कि भाई अपने अलग अलग फूल को चूसते रहे। तो अस काहे को हूँ, है ना। अब पार्वती कह रही है कि भाई मैं तो गौ भी नहीं हूँ, सा हूँ, न अलनी हूँ, तुम ऐसे मुझे कैसे कह सकते हो, है ना। तो ये गौरवशालिनी को पार्वती ने कुछ इस तरह से कह दिया। गौ मतलब यहाँ गौ, 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 है ना, अवशा, यहाँ अवशा, और अलिनी, है ना। तो शब्दों को तोड़ दिया गया, ओके। तो ये याद रखेंगे, इस तरह का कोई एग्जाम्पल आ जाए तो बकरोक्ति में ले लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपसे बकरोक्ति नहीं पूछा जाएगा, ओके। इस तरह से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों का जो मुख्य शब्दालंकार था वो कंप्लीट हो गया। एक बार आप बता दीजिए कि हम लोग शब्दालंकार क्या इसका उदाहरण का फिर से बता दीजिए ना। क्या? ये जो उदाहरण है ये बताया, इसका अर्थ फिर से एक बार बता मैं दीजिए। वही कह रहा हूँ कि शंकर पार्वती से कहते हैं गौरवशालिनी, है ना, प्यारी, मेरी गौरवशालिनी प्यारी, तुम ही मेरा इष्ट हो, मैं हमेशा तुम्हें भजते रहता हूँ। तो अब पार्वती का मन किया कि भाई ऐसे मैं क्यों मान जाऊं, है ना, शब्दों से मेरे ऊपर शब्द बांध छोड़ रहे हैं ये, है ना, मैं मान कैसे सकता हूँ। तो वो कहती हैं कि भाई हो न गौ, मैं तो गाय हूं ही नहीं, है ना, मुझे इतना सीधी मत समझ लो, गाय की तरह सीधी मत समझो, ओके। नहीं हूँ अवस्था, और मैं इंद्रियों से बेबस नहीं हूँ कि इधर उधर भटकते रहूं, दूसरे के पास जाते रहूं, है ना, काम भावना को लेकर के, है ना, और अल्ली भी नहीं हूं कि 10 फूलों पे मुंह मारूं, ओके। तो फिर तुम मुझे कैसे गौरवशालिनी कह सकते हो, है ना। गौरवशालिनी तो पॉजिटिव अर्थ में होता है, आप जान रहे हैं, है ना। महादेव तो भाई पॉजिटिव अर्थ में कह रहे हैं, लेकिन पार्वती तो पार्वती है, ओके। तो वो इस तरह से महादेव को चिढ़ाती है। उम्मीद है कि भाई आप समझ लिए होंगे, और बोलने के ही तरीका पे गौ, रविशालिनी, है ना। तो उम्मीद है कि भाई और भी एग्जाम्पल है जो कि मुझे लगता है कि आपको जब मैं ये एग्जाम्पल बताऊंगा, है ना, तो आप थोड़ा सा भटक सकते हैं। सर हाँ बोलिए। शब्द अलंकार के 6 भेद हो गए ना। देखिए शब्द अलंकार के भेद पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि आ जाए तो हमारे किताब में कई सारे भेद है, चित्र भी एक शब्द अलंकार के तौर पर दिया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ क्या क्या उसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। सर अगर पूछ लेगा शब्द अलंकार के भेद कितने क्यों नंबर में पूछेगा? ऑप्शन देगा तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन गलत है। शब्द अलंकार में हम लोग क्या क्या पढ़े वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि भाई क्या इतने अर्थ पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग है। अब किसको ऑथेंटिक माना जाए, हर किताब अपने आप में ऑथेंटिक है ना। मेरे पास जो सबसे ऑथेंटिक किताब है वो भगीरथ मिश्र वाली है, ठीक है, और उसमें शब्द अलंकार के 5 दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन दिया हुआ है मैं बता रहा हूँ, एक बताया भी नहीं हूँ आपको मैं। अनुप्रास, अनुप्रास, और अनुप्रास के हमने कई भेद देखा है, वो अलग मसला है। फिर उसके बाद हम लोग देखे हैं यमक, फिर हम लोग देखे हैं वक्रोक्ति, फिर हम लोग देखे हैं श्लेष, ठीक है। एक इन्होंने एक और दिया है, 5वां में इन्होंने चित्र अलंकार दे दिया, ठीक है। ये आपको बताया भी नहीं है, ठीक है। अब ऑथेंटिक किताब में ये दिया हुआ है, मेरे पास आपके पास जो व्याकरण है ना, वहाँ कुछ और आपको मिलेगा, है ना। शब्द अलंकार में क्या क्या मिलेगा, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, है ना, पुनरुक्तावास, फिर विप्सा, पकरोक्ति, श्लेष, और आदि लिख दिया गया है, ठीक है।
तो हमने इसमें और हमने देख लिया है ना, चित्र नहीं देखा हमने, चित्र हमने नहीं देखा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, हमने इसी में विप्सा भी देखा है, ओके, और फिर हमने पुनरुक्ति प्रकाश भी देखा है। प्रकाश भी देखा। अब देखिए भाई, तो 6 भेद हम लोग पढ़े, ठीक है, और वही बात कह रहा हूँ कि भाई अलग अलग किताबों ने अलग अलग बात की है, तो बेहतर है कि एग्जामिनर भी जानता है ये बात। यदि समझदार एग्जामिनर होगा तो वो कभी नहीं कहेगा कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये जरूर पूछ सकता है कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, तो उस केस में आप 5 भेद आराम से बता पाएंगे, है ना। 6 का सबसे पहले आपने पढ़ा, फिर वृत्त्या पढ़ा, है ना, फिर उसके बाद आपने लाटा पढ़ा था, लाटा, श्रुत्या और अत्यंत, ठीक है, ये 5 भेद आपने पढ़ा था। फिर उसके बाद शब्द अलंकार में आज आपने यमक, श्लेष और वक्रोक्ति को देखा है, अनुप्रास, विप्सा और पुनरुक्ति आप पहले देख रखे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि भाई आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब रात में हम मिलेंगे अर्थ अलंकार के साथ 10:30 बजे, ठीक। किसी को कोई आपत्ति? अभी मैं थोड़ा सा शब्द शक्ति थोड़ा सा देख लेता हूँ, है ना, उसके बाद कभी भी जुड़ करके 15 मिनट में शब्द शक्ति पढ़ा दूंगा, ठीक है। कभी भी नहीं सर, कोई ऐसा टाइम दे दीजिए, पता नहीं चलता है हम लोग को। ठीक है, ठीक है, अभी सर जब भी बता, रात में सर ठीक रहता है। रात में 10:30 बजे तो लेना है एक, है ना, शब्द नहीं अलंकार सर, अर्थ। अभी भी मतलब 2 घंटा 3 घंटा बाद जैसे भी लेना हो, लेकिन एक टाइम बता ही दीजिएगा ठीक है, पहले ठीक से। है, पहले बता देंगे 3 घंटा, यदि पहले लेना होगा तो 3, या फिर रात में ही कुछ देर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट भी देना है ना? टेस्ट भी लेंगे 10:30 बजे, ठीक। क्वेश्चन की संख्या हो सकता है क्या, टेस्ट किसका लेंगे? टेस्ट किसका लेंगे? ग्रुप में लिखा गया है, टेस्ट किसका लिया जाएगा, व्याकरण रहेगा, रस छंद अलंकार रहेगा, पहले खंड तो रहेगा। किसका अलंकार है?